कक्षा 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 कृतिका भाग 1 लेक्चर 2। और हम जो पढ़ रहे थे उमा के विषय में कि जब वो आती है और उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन वो किसी का भी जवाब नहीं देती है। उनके पिता जब कहते हैं कि जवाब देने के लिए तो फिर उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में वो उत्तर देती, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी में से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना। वो कहती है कि मैं क्या जवाब दूं पिताजी, जब भी कोई कुर्सी मेज को बेचा जाता है तो क्या कोई दुकानदार किसी कुर्सी में से पूछता है कि उसको बेचा जा रहा है या नहीं, उसकी इच्छा बिकने की है या नहीं? ठीक है, उसे तो वह तो आकर के खरीदार को दिखा देता है, अगर उसे पसंद आ गई तो वो ले जाता है, नहीं आई तो वो छोड़ देता है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं और उमा माँ उसको कहते हैं, उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए इनसे जरा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? कहते हैं कि मुझे आप कह लेने दीजिए बाबूजी, यह व्यक्ति जो मेरे खरीदार बन करके आए हुए हैं और उतनी देर से जो मेरा मोल भाव कर रहे हैं, जरा इनसे पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता? क्या उनके दिल पर चोट नहीं लगती? क्या इस तरह की बातें जो उनसे पूछी जाती या कही जाती हैं उनसे वो उनका मन दुखी नहीं होता? क्या वो एक बेबस और विवश भेड़ बकरियां हैं कि जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल लेता है और अपने साथ ले जाता है? गोपाल प्रसाद को ताव आ जाता है और वो कहते हैं, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी बेइज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? क्या आपने मुझे बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया था कि जो आपकी बेटी इस तरह की बातें कर रही हैं? उमा तेज आवाज़ में कहती, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। यानी कि हाँ ठीक है, लेकिन लगता है कि हमारी तो जैसे कोई बेइज्जती ही नहीं होती जो इतनी देर से आप यहाँ पर नाप तौल कर रहे हैं, इतना सारा प्रश्न पूछ रहे हैं। और ज़रा इन साहबजादे से पूछिए, अभी पिछली फरवरी को ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे? उसने कहा कि ठीक है, हमारी तो लगता है जैसे कोई बेइज्जती नहीं होती, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है ना? और आप पहले अपने इन साहबजादे से तो पूछिए, अपने बेटे से, जो पिछली फरवरी में हॉस्टल के लड़कियों के हॉस्टल के चारों तरफ घूम रहे थे और फिर किस तरह से वहाँ से ये भगाए गए थे, थोड़ा आप इनसे भी पूछिए। शंकर अपने बाबूजी से कहता है कि बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? कहते हैं कि क्या लड़कियों के हॉस्टल की बात तुम कर रही हो, तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। उमा कहती, जी हाँ कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया। कहती कि हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ और मैंने बीए पास किया है, मैंने ऐसा कोई पाप तो नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, आपके पुत्र की तरह ताक झांक करके कायरता नहीं दिखाई, और ना ही मैंने कभी कोई चोरी की है और ना ही मैंने आपके पुत्र की तरह कभी ताक झांक करके कोई कायरता दिखाई या आपने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया है। मुझे अपनी इज्जत और अपने मान का ख्याल तो है। और कहते हैं कि मुझे तो अपनी इज्जत और अपनी मान का ख्याल तो है कि जो मैंने उसको संभाल कर रखा, लेकिन इनसे पूछिए कैसे नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुँह छिपा कर भागे थे। और कह रहे हैं कि ये, लेकिन आप अपने बेटे से तो पूछिए कि किस तरह से ये नौकरानी के पैरों पर पड़े और किस तरह से वहाँ से इनको छिपा करके भगाया गया। रामसो अपनी बेटी को रोकने का प्रयास करते हैं उमा कहकर, लेकिन वो नहीं रुकती है, वह चुप रहती है क्योंकि उसने देखा था कि जो लड़का जिससे उसकी शादी तय की जा रही है वो किस तरह का है, कितना कायर है, कितना निर्लज है, और पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो वो कॉलेज में जाता है इसके बजाय वो इधर ताक झांक करता है, इधर उधर घूमता है, आवारागर्दी करता है। और ऐसे लड़के के लिए जिसके अंदर अपनी कोई योग्यता नहीं है, अपनी कोई क्षमता नहीं है, जिस लड़की को देखने के लिए आया गया है, तो उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसकी योग्यता को परखा जा रहा है, उसे नापा तोला जा रहा है कि इसकी चाल कैसी है, इसकी बोली कैसी है, इसकी आवाज़ कैसी है, ये अच्छा पेंटिंग जानती है कि नहीं, सिलाई कढ़ाई जानती है कि नहीं, ये माने और भी तरह के काम सबको घर के जानती है कि नहीं। जब इतनी सारी योग्यता किसी लड़की के अंदर देखने के लिए हम तैयार रहते हैं तो कम से कम हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि हमारे अपने बेटे के अंदर योग्यता क्या है। ठीक है, यही प्रश्न इसमें उमा ने उठाया जिसको वे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं गुस्से से और कहते हैं, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, और वो कहते हैं कि बस हो चुका, अब आपने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी है, आपने मेरे साथ धोखा दिया है, क्योंकि आपने तो मुझसे कहा था कि आपकी बेटी सिर्फ बीए पास है, जबकि आप मैट्रिक पास है, जबकि आपकी बेटी ने तो बीए पास किया है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ, मैं चलता हूँ। और बेंत ढूंढकर उठाते हैं, बीए पास, ओफो गजब हो जाता है, झूठ का भी कोई ठिकाना है, आओ बेटे चलें। और कहते हैं कि लाइए मेरी छड़ी कहाँ, अपनी छड़ी ढूंढ करके वो उठाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि बीए पास है, ओह गजब है,
ये भी झूठ का भी कोई ठिकाना है, कितना धोखेबाज हैं लोग, कितना झूठ बोलते हैं। चलो हम चलते हैं, और वो दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। उमा कहती है जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन बैकबोन रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ठीक है आप जाइए, अपने घर जरूर चले जाइए, लेकिन आप अपने घर में जाकर के एक बात का पता ये जरूर लगाइएगा कि क्या आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, क्यों वो झुक करके बैठता है, ठीक है, क्यों वो नहीं, या वही हॉस्टल में जहाँ वो ताक झांक करते पकड़ा गया हो और उसे मारपीट पड़ी हो, तब उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ चोट लगा हो जिसके कारण वो झुक करके बैठता है, ठीक है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और लड़के के रुलासापन। और बाबू गोपाल प्रसाद, उनके चेहरे पर एक बेबसी का गुस्सा है, वो विवश हैं क्योंकि उनकी अपनी संतान के अंदर दोष है तो वो कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है। वो लड़के के अंदर उल्लासापन, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसने भी गलती की है और उसकी गलती को वो लड़की जानती है जिसे वो देखने के लिए आई है, ठीक है। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं और वह दोनों बाहर निकलते हैं और बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर जोर से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, और उमा बोलते बोलते सहसा चुप होती है। और उसी समय में उनकी माँ प्रेमा आती है। प्रेमा उमा रो रही है। यह सब सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं और रतन आता है, और यह सब सुन करके रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं, और फिर उसी समय में रतन आता है। बाबूजी मक्खन, कि वो मक्खन लेकर के आता है और सब रतन की तरफ देखते हैं, पर्दा गिरता है और वो रतन जो मक्खन लेकर के आता है उसकी तरफ सब देखते हैं और उसी समय में पर्दा गिर जाता है। तो इस एकांकी के पीछे लेखक का एक ही दृष्टिकोण, एक ही उद्देश्य था कि समाज में जो एक कोढ़ की तरह व्याप्त एक दहेज प्रथा, और दूसरा महिलाओं को पुरुष से समकक्ष ना समझना, उनसे नीचा समझना और उनको सम्मान की दृष्टि से ना देखना, ये दो सवाल को इसमें लेखक ने उठाया है। यहाँ पर एक शीर्षक जो इसकी है कि रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी क्या होती है कि जो हमारे पूरे शरीर के भार को उठा करके रखती है, ठीक है। हम लोग जब खड़े हैं तो रीढ़ की हड्डी के ही सहारे पर खड़े हैं, अगर ये टूट जाएगी तो फिर हम खड़े नहीं हो पाएंगे। इसी तरह जो हमारी परंपराएं होती हैं, जो हमारे नियम होते हैं, जो समाज पर लागू होते हैं, वो भी हमारे समाज के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, ठीक है। उन नियमों पर चल करके ही समाज खड़ा होता है। लेकिन जब यही नियमों में कुछ बुराइयां आ जाती हैं, कुछ इसमें माने लोग इसको एक परंपरा बना कर ढोने लगते हैं और वह लोगों का हित करने की जगह अहित करने लगती है, तो वही इस समाज की दुर्दशा का कारण बनती है और वही इस समाज को पतन की तरफ लेकर जाती है। इसी तरह से जो एक दहेज प्रथा है, ये भी हमारे समाज में कोड की तरह है कि हम जब किसी लड़की वालों के यहाँ जाते हैं तो लड़की के अंदर सुंदरता, रूप, गुण और उसके साथ साथ उसकी योग्यताओं की परख करते हैं, ये जाने बिना कि हमारी अपनी संतान में कोई योग्यता है या नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का मांग करते हैं, भले ही उसके पिता समर्थ हों या ना हो, और फिर यदि वो मांग पूरी नहीं होती है और उसी के बाद अगर वो फिर भी वो संबंध हो जाता है तो फिर वहीं पर कुछ संबंधों में खटास आती है। कुछ तरह से जो लड़कियों को काफ़ी परेशान किया जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है कि अपने पिता के घर से और पैसा लेकर के आए और जो उन्होंने कहा था उसको पूरा करे, और ना करने पर यहाँ तक कि उनकी हत्याएं भी कर दी जाती है। तो ये एक ऐसा चलन, एक ऐसा रिवाज है जो हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ने देता। अगर किसी भी समाज के एक स्वस्थ समाज की हम परिकल्पना करें और एक शिक्षित समाज की हम परिकल्पना करें और अगर एक बहुत विकसित समाज की हम कल्पना करें तो वो बिना शिक्षित महिलाओं के संभव नहीं हो सकता। इसीलिए महिलाओं की शिक्षा भी आवश्यक है, क्योंकि यदि ये पढ़ी लिखी होंगी तो अगर घर में भी रहेगी तो अपने घर को व्यवस्थित करके रहेगी, अगर वो बाहर भी काम करेगी तो उतना ही व्यवस्थित, उतनी कुशलता से करेगी। अब वो अपने संतानों को एक अच्छा और योग्य बना सकती है और एक अच्छे संस्कार दे सकती है। इसीलिए स्त्री का शिक्षित होना आवश्यक है। एक व्यक्ति के जिन्होंने कहा, शायद मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, जिन्होंने कहा था कि एक शिक्षित पिता की संतान अशिक्षित रह सकती है, लेकिन एक शिक्षित माँ की संतान कभी भी अशिक्षित नहीं रह सकती। वो जितना जानती है उतने अपनी संतान को सिखा कर जाएगी। तो यहाँ पे दो सवाल उठाए थे, एक तो दहेज वाला जो एक समाज को माने अंदर ही अंदर खा रहा है, और दूसरा
स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के जो लोग ये सोचते हैं कि शिक्षित अगर होंगी महिलाएं तो वो घर को अच्छे से नहीं देख सकती, ये उनका भ्रम है। बल्कि एक शिक्षित महिला ही घर को अच्छे ढंग से देख सकती है और अच्छे ढंग से अपने परिवार को चला सकती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है, रीढ़ की हड्डी। आगे वाले वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास को देख लेते हैं।